नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, घर पे होंगे। आज फिर मैं भारतीय भूगोल की कक्षा के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रायद्वीपीय भारत के पठार। जब हमने भूगोल स्टार्ट किया था तो हमने पहली जो कक्षा की थी भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पर की थी, और दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा था कि भारत को भूगोल शास्त्रियों ने 4 भागों में बांटा है। तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था भारत को नंबर 1 बांटा था भारत का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 भारत का विशाल उत्तर भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो आज आपके सामने बना है, और नंबर 4 तटीय भारत के तट। तो आज उसी क्रम को हमने पहले पढ़ा भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय को बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे भारत के प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, फिर पठार के ऊपर जो उठी हुई चोटियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। वास्तव में जो हमारा भारत था, जो हमारा भारत है, मतलब अब तो उत्तर भारत का विशाल मैदान और पर्वतीय क्षेत्र भी आ गया है, लेकिन जो वास्तव में हमारा मूल भारत है वो इतना ही है जितना ब्लैक बोर्ड पर बना हुआ है। जब ये अफ्रीकन प्लेट से सटा हुआ था, हमारा जो भारत है ये अफ्रीकन प्लेट से सटा हुआ था, तो भूगर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भ में कुछ भूकंपीय गतिविधियां हुई, जिस कारण से भारत अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा, और हिंद महासागर के को ऊपर की ओर, उत्तर की ओर बढ़ता गया, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता गया, जिस कारण से मैंने बताया था कि हिमालय का भी निर्माण हुआ है। तो उसी क्रम में जो हमारा भारत है वो अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, या इंडिक प्लेट कहा जाता है इस प्लेट को। आगे अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार की अगर आज हम चर्चा करें, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तर का हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ, और दक्षिण में पश्चिमी घाट से इसका ढाल पूर्व की तरफ, क्योंकि ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल उत्तर से उत्तर की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ढाल का कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, काली सिंध, ये सब क्या है, उत्तर से निकलती हैं मालवा पठार के आसपास से और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ क्या करती हैं, पूर्व अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से उत्तर की ओर है। इस चीज़ का हमें पता लगा। अब हम बात कर रहे हैं जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाओं को शामिल किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाओं को शामिल किया जाता है। नंबर 1 अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ पे भारत के पश्चिम उत्तर सिरे पर है अरावली पर्वत श्रेणी, तो नंबर 1 अरावली पर्वत श्रेणी को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2 मालवा पठार, नंबर 3 विंध्य पर्वत श्रेणी, नंबर 4 सतपुड़ा, नंबर 5 छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत। यहाँ पर जो है यह अनाई मुदी चोटी, अनामलाई, कार्डमम पहाड़ी, पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, तो लगभग प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत 10-12 या 11-12 पर्वतों को शामिल किया जाता है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं नंबर 1, आप हेडिंग डालेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी, वास्तव में अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीन काल में, वास्तव में अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीन काल में एक वलित पर्वतों में से एक था। विश्व का सबसे बड़ा वलित पर्वत था अरावली पर्वत, जो वर्षा और वायु के द्वारा अपरदित होता चला गया, और वर्तमान में अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम विस्तार की बात करें
तो अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात में पालनपुर से लेकर के, गुजरात का एक स्थान है पालनपुर, तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात में पालनपुर से लेकर के 800 किलोमीटर की लंबाई में 800 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली में मजनू टीले तक विस्तृत है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात में पालनपुर से लेकर 800 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली में मजनू टीले तक विस्तृत है। अरावली पर्वत श्रेणी को की जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला अरावली पर्वत श्रेणी के का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसे राजस्थान में जरगा पहाड़ी के रूप में जानते हैं। जरगा पहाड़ी। प्रश्न पूछा जाएगा कि अरावली पहाड़ी के दक्षिणी छोर को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, तो जरगा पहाड़ी। और अरावली पर्वत श्रेणी को दिल्ली में किस नाम से जानते हैं, दिल्ली में से दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं इसे अरावली पर्वत श्रेणी को। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर। अरावली पर्वत चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो सबसे ऊंची है। और जो गुरु शिखर है ये माउंट आबू के पास, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू पर जैनियों का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू पर। और माउंट आबू के पास ही अरावली की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर। ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अरावली पर्वत श्रेणी, ये नीले कलर में आपको दिख रही है अरावली पर्वत श्रेणी को एक नदी दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वत श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी का नाम है बनास नदी। क्या नाम है, बनास नदी। तो बनास नदी अरावली पर्वत को दो भागों में बांटती है, अर्थात अरावली के बीचों बीच से प्रवाहित होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, बनास नदी। अरावली के बाद, अरावली को आपने समझा, अरावली के दक्षिण में है मालवा का पठार। क्या है, मालवा का पठार। सबसे पहले हम पता ये होना चाहिए कि पठार कहते कैसे हैं। पठार ऊंचा उठा हुआ टीला लेकिन ऊपर से सपाट, उसे क्या कहा जाता है, पठार बोलते हैं। तो मालवा का जो पठार है, मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ है। मालवा पठार का निर्माण, ये क्या है, मालवा पठार। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ है। जब ज्वालामुखी लावा सूखा तो उसके सूखने से एक चट्टान का निर्माण हुआ। उस चट्टान को कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पर है, मालवा के पठार पर। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। और जब बेसाल्ट चट्टानें टूटती फूटती हैं तो उससे क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। मालवा पठार की स्थिति कहाँ है, अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में। अगर क्रम से लगाने को आ जाए तो आप बता सकते हैं मालवा पठार की स्थिति अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में ही स्थित है। चंबल, बेतवा, काली सिंध नदियां मालवा पठार से ही निकलती हैं। एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है, चंबल नदी मालवा पठार पर ही जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी, चंबल नदी ने और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत ज़्यादा अपर्दित कर दिया है, काट दिया है, छाट दिया है। बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ अर्थात खड अपर्दन या अवनालिका अपर्दन का कहाँ पे कर दिया है, मालवा पठार पर कर दिया है।
चंबल एवं उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत ज़्यादा काट छाट दिया है। तुमने सुना होगा कि चंबल के डाकू, जो चंबल के डाकू होते हैं वे कहाँ रहते हैं? मालवा पठार पर। राजस्थान में हिस्सा है इसका, उत्तर प्रदेश में भी आता है थोड़ा सा। तो जो डाकू होते हैं वो मतलब जो नदी है, नदी ने अपनी चौड़ाई में ही क्या कर दिया है? बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, नालियाँ बना दिए, जिस कारण से डाकू उसमें छुप जाते हैं। लेकिन उस समय पर मतलब आज तो प्रशासन की यहाँ पर पहुँच है, पहले यहाँ पर पहुँच नहीं होती थी, तो डाकू क्या होते थे? इनमें छिप जाते थे। जैसे शोले फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा, या पान सिंह तोमर तुमने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, वे दौड़ते रहते हैं घोड़ों पर, तो वो कहाँ पर दिखाई देते हैं सीन? वो मालवा पठार के दिखाई देते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा अपरदित कर दिया है। तो पर्सन यहाँ से देखने को ये मिलेगा कि भारत में अवनालिका अपर्दन का उदाहरण या खड़ अपर्दन का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो मालवा पठार पर देखने को मिलता है। बिल्कुल। आगे यहाँ पर आपने मालवा पठार पढ़ा। मालवा पठार के बाद तीसरी लाइन डालेंगे आप लोग, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है, और मुख्य रूप से मतलब अधिकांश भाग झारखंड में, वरना थोड़ा भाग पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और बिहार तक भी विस्तृत है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार से लोहा, टीन, सोना, तांबा, कोयला ये बहुत अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के लगभग बीचों बीच से अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए, पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली नदी के माध्यम से ही अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब ये हुगली नदी कहाँ से आई है? नदियों में पढ़ेंगे, लेकिन समझ लेंगे। ये उत्तर से आ रही है, उत्तराखंड से, उत्तरकाशी जिले से गंगा नदी, और गंगा नदी 5 राज्यों से प्रवाहित होते हुए जो 5वें राज्य पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, तो 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। मुख्य धारा चली जाती है बांग्लादेश में, और एक इसकी सहायक नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण को प्रवाहित होती है, इसे बोला जाता है हुगली नदी। और हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता स्थित है। कोलकाता, ये समझ आ गया होगा। तो दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में जल मिलाती है। दामोदर नदी के उत्तर वाले हिस्से को कहा जाता है हजारीबाग का पठार। इसके उत्तर वाले हिस्से को कहा जाता है हजारीबाग का पठार, और इसके दामोदर के दक्षिण वाले हिस्से को कहा जाता है रांची का पठार। रांची का पठार, दामोदर के दक्षिण के हिस्से को रांची का पठार कहा जाता है। रांची का पठार भारत में एकमात्र संप्राय मैदान का उदाहरण है। अब संप्राय क्या होता है? संप्राय मतलब ऐसा उठा हुआ टिल्ला जिसपे मतलब बिल्कुल सपाट, इस पे कोई भी पहाड़ी नहीं पाई जाती, उसे कहा जाता है ऊंचा उठा टिल्ला नहीं पाया जाता, उसे क्या कहा जाता है? संप्राय मैदान का उदाहरण। तो भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? रांची पठार पर देखने को मिलता है। छोटा नागपुर पठार मतलब जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी भी रांची के, जो झारखंड की राजधानी रांची जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के ही तट पर स्थित है, और जो कहाँ पर बहती है? छोटा नागपुर पठार पर ही बहती है। भारत की 3 नदियाँ अपनी भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। कितनी? भारत की 3 नदियाँ अपनी भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। नंबर 1 आप जान चुके, जिसका नाम है दामोदर नदी।
दामोदर नदी। नंबर 2, ये वाली जो आपको नदी दिख रही है ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी, तापी नदी। तो दामोदर, नर्मदा और तापी भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो कहाँ बहती हैं, मतलब धरती के नीचे, या हम कह सकते हैं नीचे धंसे हुए कगार में, मतलब एक समतल मैदान और वो अगर नीचे की ओर धसक जाए, जो भ्रंश हो जाए, तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। मुख्य नदी मुख्य भूमि से नीचे धसा हुआ हिस्सा में बहती है दामोदर नदी, नर्मदा और तापी। तो भारत की कौन कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? 3, दामोदर, नर्मदा और तापी नदियां। बात करते हैं, हाँ, छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी में 2 नदियां बहती हैं, रूर और राइन नदियां, और उनके बीच का जो क्षेत्र है, जो दोआब का क्षेत्र है, वहाँ पर भी वो क्षेत्र अपने खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए उसकी संज्ञा के रूप में छोटा नागपुर पठार से भी सभी लगभग खनिज निकाले जाते हैं, इसलिए भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए हमने पढ़ा अरावली, मालवा पठार और छोटा नागपुर का पठार। कल हम पढ़ेंगे विंध्य पर्वतश्रेणी, सतपुड़ा, और आगे हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए हम इतने का।